हेलो दोस्तों, आर ओ के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग लगातार भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत की जनजातियां खत्म कर ली थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में खनिज संसाधन की। खनिज संसाधन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, जो RO 2023 का कंप्लीट कोर्स है, यानी कि वीडियो कोर्स तो आपको यहाँ पर मेरे द्वारा फ्री दिया ही जा रहा है, लेकिन अगर आपको संपूर्ण नोट्स, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप ले सकते हैं। और इस पर 15 अक्टूबर तक आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 1579 का कोर्स मिलेगा आपको 1264 में। और अगर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो 349 की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 280 में। बाद बाकी 1264 में आपको ये कोर्स PDF फॉर्म में नहीं बल्कि बुकलेट आपके घर पर पहुंचाई जाएगी। और जो टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स होगी वो आपको व्हाट्सएप पर पेड ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। तो ये जानकारी हो गई। नंबर है 8630246905। अगर आपको ये पैकेज चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि आप इसको ज़रूर लें, तो कॉल या व्हाट्सएप करके इस नंबर पर तुरंत इंक्वायरी करें और अपना ऑर्डर बुक करें। अब करते हैं क्लास की बात। तो भारत में खनिजों की अगर हम बात करें तो जो भारत है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से एक बहुत ही संपन्न देश है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। आप देखते होंगे भारत में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत से खनिज के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर भी है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा देखें कि भारत में खनिजों की जो अवस्थिति है वो मुख्यतः कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, जो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार इस तरीके से फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन भारत में इसी प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र पर पाए जाते हैं। बाद बाकी जो भारत का ये मैदानी वाला भाग है, ये यहाँ पर खनिज बहुत कम या फिर ना मात्र के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कौन कौन से राज्य हैं इनको भी यहाँ पर आप लोग देख लो। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत के मुख्य राज्य हैं। तो ये रहा झारखंड, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर खनिज भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाद बाकी उत्तर भारत के मैदानी भाग खनिजों की दृष्टि से कमज़ोर क्षेत्र हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो ये भारत का मैदानी वाला भाग है ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि यहाँ पर नाम मात्र के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न प्रदेश है। तो जो यहाँ पर ये छोटा नागपुर पठार है जिसका क्षेत्र 5 राज्यों में फैला हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार वगैरह में, तो ये जो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है ये भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। ये बात हम लोगों ने जब प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे थे तब भी पढ़ी थी। ठीक है, और जो छोटा नागपुर पठार है उसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहते हैं। भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को, और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुतायत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अब देखो, जो छोटा नागपुर पठार है उस पर हम लोग देखेंगे तो लौह अयस्क बड़ी मात्रा में है। लौह अयस्क मतलब लोहे के अंश जिस भी अयस्क में पाए जाते हों, या फिर लोहा और कोयला दोनों की उपलब्धता यहाँ पर बहुत है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र पर
लौह इस्पात उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के आसपास लौह इस्पात उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ है। तो उसका कारण यही है क्योंकि इस क्षेत्र पर बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, और कोयला पाया जाता है, जो कि इस उद्योग के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यही कारण है कि इस छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रफल इस लौह इस्पात उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, बाद बाकी छोटा नागपुर पठार को भारत का भारतीय खनिज का हृदय स्थल और भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, रूर प्रदेश की बात करें तो ये शब्द लिया गया है कहाँ से, जर्मनी में एक जगह है। ठीक है, वहाँ से रूर और सार बेसिन करके वहाँ पर है, जहाँ पर कि बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी छोटा नागपुर पठार पर कोयला पाया जाता है, इसीलिए इसको वहाँ से कंपेयर करके भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो ये हो गए खनिजों के। आपने देखा भारत में अवस्थिति कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, प्रायद्वीपीय पठार पर, उत्तरी मैदान में, जो ये भारत का उत्तर भारत का मैदान है, इसमें खनिज नाम मात्र की मात्रा में पाए जाते हैं। बाद बाकी आपने छोटा नागपुर पठार के बारे में सारी चीज़ें देखी, और जो खनिज संसाधन की दृष्टि से मुख्य राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो पेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस पर मैंने सर्किल कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, लौह अयस्क की। ठीक है, तो यहाँ पर शायद कुछ हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके, लौह अयस्क की। ठीक है, तो लौह अयस्क को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो खनिज होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, जो खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि जिसमें धातु हो वो धात्विक, और जिसमें कोई धातु यानी कि मेटल ना हो तो वो अधात्विक। और धात्विक खनिज भी फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, लौह और अलौह। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, धात्विक खनिज दो प्रकार के जो हैं, लौह और अलौह। तो इसमें ये हो जाएगा कि जिसमें लोहे का अंश होगा वो तो लौह हो जाएंगे। ठीक है, और जिसमें लोहे का अंश नहीं होगा वो हो जाएंगे अलौह। ठीक है, बाद बाकी खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ये मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है या फिर कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं लौह अयस्क से, यानी कि लोहे से। अयस्क मतलब देखो ऐसा होता है कि जो हम लोग धरती से चीज़ों को निकालते हैं तो वो सीधा प्योर फॉर्म में नहीं निकलती हैं, वो निकलती हैं कैसे, अयस्क के फॉर्म में। फिर इसको हम लोग फिल्टर करके प्योर जो मेटल होता है या फिर जो धातु होती है उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो भारत में अगर हम लोग लौह अयस्क की बात करें तो अब आप लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एक तो किसी धातु का अयस्क पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा वो धातु या फिर वो अयस्क कहाँ पाया जाता है, यानी कि उसकी अवस्थिति को कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि उनकी खाने कहाँ कहाँ पर हैं। और तीसरी जो चीज़ यहाँ से पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि किन चट्टान क्रमों में ये अयस्क या फिर ये खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब आप लोग बहुत अलर्ट होकर सुनिए, क्योंकि जो खनिज संसाधन वाला चैप्टर है, चाहे इसमें ये जो धात्विक वाले खनिज हों, ठीक है, खनिज संसाधन हो, या फिर जो ऊर्जा वाले खनिज संसाधन है, जैसे लोहा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया,
तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं कि यहाँ मैंने जो किसी भी खनिज के टॉप उत्पादक राज्य हैं, यानी कि शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, उनकी जो लिस्ट है या फिर उनकी जो जानकारी है, मैं यहाँ पर साझा उसको नहीं करूँगा, क्योंकि वो टाइम के साथ में बदलती रहती हैं। और इस चीज़ का ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ देंगे, इस चीज़ का डिस्कस हम लोग पेपर से जस्ट पहले कर लेंगे, जबकि कोई नई रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा आएगी और उसमें क्या होगा, कृषिगत और जो खनिज के जो नवीनतम आंकड़े होते हैं उनको दिया जाता है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको सबसे लेटेस्ट जो जानकारी होगी, जो सबसे लेटेस्ट डाटा होगा, उसको मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी यहाँ पर जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो चीज़ें बदल नहीं सकती हैं, उनको आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो लौह एक धात्विक खनिज है, यानी कि इसमें धातु तो पाई जाती है लोहे में। भारत में लौह अयस्क धारबाड़ और कुड़प्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ये लौह अयस्क है, ये धारबाड़ और कुड़प्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। आप एक बार आग्नेय चट्टानों को भूल जाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धारबाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ये लौह अयस्क पाया जाता है। अब देखो, जो लौह अयस्क होता है वो होता है 4 प्रकार का, ठीक है। तो कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं? तो एक है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट की बात करें तो ये सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है, या फिर न्यूनतम किस्म का या फिर न्यूनतम क्वालिटी का लौह अयस्क कौन सा है, इस तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। और इस चीज़ का पता हमें कैसे चलता है? देखो, जिस लौह अयस्क में लोहे का अंश यानी कि लोहे की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बेहतर लौह अयस्क होगा। तो अब आप देखो कि जो मैग्नेटाइट है उसमें लोहे का अंश कितना है, लगभग 72%। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश 72% होता है, या फिर सीधी प्रतिशत मात्रा भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसका रंग कैसा होता है, काला रंग भी आपको याद रखना है। और भारत में मैग्नेटाइट लोहे का 70% भंडार कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। तो मैग्नेटाइट के बारे में आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, दूसरा इसमें लोहे का अंश कितना पाया जाता है, 72%, इसका कलर कैसा है, काला, और जो मैग्नेटाइट लोहे का 70% भंडार है वो कहाँ पर पाया जाता है, कर्नाटक में। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग हेमेटाइट को। तो लोहे की जो दूसरी सर्वोत्तम किस्म है वो क्या है, वो है हेमेटाइट। भारत में 80% लोहा हेमेटाइट किस्म का ही पाया जाता है। तो देखो, लोहे की दूसरी जो सर्वोत्तम किस्म है वो कौन सी है, वो है हेमेटाइट। और भारत का 80% जो लोहा है वो हेमेटाइट किस्म का ही होता है। उसके बाद देखो, इसमें लोहे के अंश की मात्रा देखें तो 60 से 70%, मैग्नेटाइट में थी 72, इसमें देखो 10 से 12% घट गई, तो ये हो गई 60 से 70% के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका रंग हल्का लाल होता है। तो मैग्नेटाइट से इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो जो हाँ उसका रंग कैसा था, काला, इसका रंग है हल्का लाल। उसके बाद बात करते हैं लिमोनाइट की। तो लिमोनाइट तीसरी श्रेणी का लौह अयस्क है, यानी कि पहले सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, फिर उसके बाद हेमेटाइट और फिर उसके बाद लिमोनाइट, ठीक है। और इसका रंग देखो कैसा होता है, इसका रंग होता है हल्का पीला। इसमें लोहे के अंश की बात करें तो 40 से 60%, ठीक है। तो लिमोनाइट में कितना लोहे का अंश है, 40 से 60%, और इसका रंग कैसा है, हल्का पीला। उसके बाद जो सबसे निम्नतम कोटि का लौह अयस्क है वो है सिडेराइट, ठीक है। और इसका रंग कैसा है, इसका रंग है भूरा।
और इसमें देखो लोहे के अंश की मात्रा कितनी है, 40% है, तथा इसमें अशुद्धियों की मात्रा भी अधिक होती है। जब जमीन से हम लोग अयस्क निकालते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार सब चीज़ें एक जैसी निकले, बहुत बार उनके साथ विभिन्न अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। तो लौह अयस्क का जो ये सिडेराइट वाला अयस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ निकल कर आती हैं। तो ये इसीलिए निम्नतम कोटि का लौह अयस्क है। इसका रंग होता है भूरा। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भूरा रंग किस लौह अयस्क का होता है, तो सिडेराइट का। इसमें आप देखो लोहे का अंश 40%, ये जो परसेंटेज मात्रा है लोहे के अंश की, ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र यानी कि कहाँ कहाँ पर ये लौह अयस्क पाया जाता है। तो हम लोग राज्यवार बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, उड़ीसा की। चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी। तो उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो देखो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। एक मयूरभंज जिले में गुरु महसामी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बादाम पहाड़। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन जो खनिज संसाधन वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन युग्म सुमेलन के लिए बहुत बार आता है, खनिज और खाने, या फिर खाने और उनकी अवस्थिति, इस तरीके से। उसके बाद देखो मयूरभंज जिले में गुरु महसामी बादाम पहाड़, वहीं पर उड़ीसा में देखोगे तो क्योंझर जिला में जो बरामजादा समूह है वहाँ पर भी, और सुंदरगढ़ जिला। तो ये उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि लौह अयस्क पाया जाता है। ये भी प्रॉपर रटने वाली चीज़ है, इसमें भी मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। झारखंड में देखोगे तो सिंह भूमि जिले में नोपामुंडी और पलामू, ठीक है, यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, जो दुर्ग जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ डल्ली राजहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दांतेवाड़ा जिले में जो बेला डीला की खान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस्तर, यहाँ पर लौह अयस्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब एक देखो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है वो है बेला डीला की खान, जो कि लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो देखो चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख और बाबा बूदन पहाड़ी पर, और बेलारी जिले में संदूर पहाड़ी पर, ठीक है। उसके बाद देखो तमिलनाडु में सलेम, और यहाँ पर कौन सा देखो पाया जाता है, मैग्नेटाइट लोहा, ठीक है। केरल की बात करें तो कोझिकोड में, यहाँ पर भी मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखें तो रत्नागिरी और चंद्रपुर। राजस्थान को देखो तो उदयपुर जिले में नाथरा की पाल व थूर हुंडेर। तो नाथरा की पाल बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन इससे बन चुका है। आंध्र प्रदेश में देखो तो बारंगल और कुरनूल, ठीक है। उसके बाद देखो बरामजादा समूह लौह अयस्क के बड़े भंडार के लिए जाना जाता है। यह समूह झारखंड में सिंह भूमि जिला तथा उड़ीसा क्योंझर जिला की सीमा पर पाया जाता है। तो बरामजादा समूह की स्थिति को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लौह अयस्क के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये झारखंड का जो सिंह भूमि जिला है और जो उड़ीसा का क्योंझर जिला है उसी की सीमा पर ये बरामजादा समूह स्थित है, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पर देखो लिखा है क्योंझर जिला बरामजादा समूह के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, लौह अयस्क के जो भारत में प्रमुख क्षेत्र थे। बाद बाकी इसके जो अयस्क के प्रमुख प्रकार थे, हेमेटाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब हम लोग थोड़ा सा अगले खनिज की ओर बढ़ते हैं जो कि है मैग्नीज। तो अब देखो मैग्नीज कहाँ पर पाई जा रही है, मैग्नीज पाई जा रही है धारवाड़ चट्टानों में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नीज के प्रमुख अयस्क देख लेते हैं, यानी कि जिन अयस्कों से मैग्नीज प्योर फॉर्म में प्राप्त की जाती है। तो मैग्नीज के अयस्क देखो पायरोल्यूसाइट, साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट, ये किसके अयस्क हैं, ये हैं मैग्नीज के। बहुत बार अयस्क के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। बाकी जो मैग्नीज है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है धारवाड़ क्रम की
चट्टानों में। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नीज का उपयोग आखिर कहाँ कहाँ किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। ये चीज़ें आपको रसायन विज्ञान में भी पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीज का उल्लेख है तो चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो मैग्नीज का उपयोग देखें तो ये लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग होता है, जो शुष्क बैटरियाँ बनती हैं उनमें प्रयोग होता है, कांच उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखना। साथ में भारत जो है वो कच्चे मैग्नीज का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र भी है। तो इस तरीके के फैक्ट भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो मैग्नीज है वो भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो, उड़ीसा के केंदुझर और बोनाई में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में और कर्नाटक के बेलारी जिले में जो संदूर पहाड़ी है, जिसका अभी हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र लौह अयस्क भी यहाँ पर पाया जाता है तब किया था, तो यहाँ पर मैग्नीज भी पाया जाता है। तो मैग्नीज को रिपीट करें थोड़ा सा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। पायरोल्यूसाइट, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं। मैग्नीज के उपयोग की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग में, शुष्क बैटरियों में और कांच उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख निर्यातक जो राष्ट्र है वो भारत है, और उड़ीसा के केंदुझर व बोनाई, मध्य प्रदेश के बालाघाट, महाराष्ट्र के भंडारा और जो कर्नाटक के बेलारी जिले में संदूर पहाड़ी है, वहाँ पर मैग्नीज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉक्साइट की। ठीक है, तो सबसे पहले तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त की जाती है वो किससे की जाती है? वो की जाती है बॉक्साइट से। ठीक है, अब इसमें जो लोहांश पाया जाता है उसके आधार पर बॉक्साइट का रंग सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का हो सकता है। तो जिस मात्रा में इसमें किसमें बॉक्साइट में लोहे का अंश होगा, उसी के अनुसार इसका रंग कैसा हो सकता है? सफ़ेद, गुलाबी और लाल। बाद बाकी हम लोग देखें तो ये बॉक्साइट है, ये टर्सरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, बाद बाकी थोड़ा सा बॉक्साइट के उपयोग को हम लोग देखें तो मशीनरी निर्माण, चमड़ा उद्योग, पेट्रोल व नमक आदि को साफ करने में इस बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके हम लोग प्रमुख क्षेत्र थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर भारत में बॉक्साइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड की बात करें तो ये रांची, पलामू और लोहरदगा में। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो झारखंड का ये पलामू और लोहरदगा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो देखो, कोरापुट जिले में पंचपत माली पहाड़ी, कालाहांडी जिला और लौंजगढ़। ठीक है, इनमें जो बॉक्साइट है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा का जो कोरापुट और जो कालाहांडी जिला है वो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर आपसे बॉक्साइट के सबसे बड़े क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा का कोरापुट जिला और कालाहांडी जिला। ठीक है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उच्च कोटि का बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, तो वो झारखंड के पलामू और लोहरदगा में। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखो, जो अमरकंटक पठार है वहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है। उसके बाद देखो, तमिलनाडु में आपने बिल्कुल सुनी होगी पालनी, सेवाराय और जावादी पहाड़ी, इनके संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये जो तमिलनाडु की पहाड़ी हैं, इन पर भी बॉक्साइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं वो किससे बनी हैं? वो हैं चारकोनाइट की चट्टानों से बनी। तो इन्हीं चारकोनाइट की चट्टानों में तमिलनाडु में क्या पाया जाता है? पाया जाता है बॉक्साइट। तो ये हो गए सारे बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र। उसके बाद देखो, अगले खनिज की ओर बढ़ें तो ये क्या है? ये है सोना। सोना कहाँ पर पाया जा रहा है? सोना पाया जा रहा है कहाँ पर? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में।
धारबाड़ क्रम की क्वाड चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है। मोटा मोटा आप लोग याद रखिए, धारबाड़ क्रम की चट्टानों में। अब देखो भारत में दो खाने हैं, कोलार और हट्टी। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो इन्हीं कोलार और हट्टी की खानों से भारत का 90% सोना प्राप्त होता है। सॉरी 90 नहीं, 99। ठीक है, तो भारत का 99% सोना कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कोलार और हट्टी की खानों से, जो कि कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। बाद बाकी और हम इसके क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रामगंगा नदी है उसकी बालू में भी बहुत कम मात्रा में सोना पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में रामगिरी की एक खान है, वहाँ पर भी सोना पाया जाता है। और भारत में कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर सोना नहीं पाया जाता है, इसीलिए भारत सोने का प्रमुख आयातक देश है, या फिर भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है, यानी कि जिसको बाहर से मंगाया जाता है। तो सोना किस में पाया जा रहा है? पहले तो धारबाड़ क्रम की क्वाड चट्टानों की सिराओं में। भारत का जो 99% सोना है वो कहाँ पर? कोलार और हट्टी की खानों में पाया जा रहा है, जो कि खाने कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो रामगंगा नदी बहती है उसकी बालू में भी बहुत कम मात्रा में सोना पाया जाता है। बाद बाकी आंध्र प्रदेश में रामगिरी की जो खान है वहाँ से भी थोड़ा बहुत सोना निकाला जाता है। और भारत में सोना बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है, इसीलिए सोना भारत में एक प्रमुख आयातक खनिज है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? चांदी की। तो भारत में जो चांदी है वो कहीं पर अकेले नहीं पाया जाता है। अकेले का मतलब ये होता है कि ये हमेशा मिश्रित रूप में पाया जाता है। या तो ये सीसा और जस्ता के साथ मिलेगा, ठीक है, या फिर किसके साथ मिलेगा? सोने के साथ में। जैसे उदाहरण हम लोग देखें तो राजस्थान में जो सीसा और जस्ता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खान है, जावर की खान, वहाँ पर देखेंगे आप तो सीसा और जस्ता के साथ चांदी पाई जाती है। ठीक है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन भी उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये दोनों कहाँ पर हैं? राजस्थान में होता है। बाद बाकी अगर चांदी के अयस्क की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो वो है अर्जेंटाइट, पायराजाइराइट और हॉर्न सिल्वर। ठीक है, इसके प्रमुख अयस्क हैं। तो चांदी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चांदी भारत में कहीं भी अकेले नहीं पाया जाता है, या तो ये सीसा और जस्ता के साथ मिलता है या फिर ये सोने के साथ में। जैसे कि राजस्थान में जो जावर की खान है वो मुख्यतः किसकी खान है? सीसा और जस्ता की, लेकिन उन्हीं में समृद्ध रूप से आपको वहाँ पर क्या? चांदी भी पाई जाती है। ठीक है, बाद बाकी भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों की बात करें तो ये कौन से हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है। बाद बाकी अर्जेंटाइट, पायराजाइराइट और हॉर्न सिल्वर इस चांदी के प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है, तो ये हो गए सोना और चांदी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीसा व जस्ता की। ठीक है, सीसा और जस्ता देखने से ही लग रहा है ये कैसे हैं? ये जुड़वा खनिज हैं। तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जुड़वा खनिज की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सीसा और जस्ता को। उसके बाद देखो भारत में 92% जस्ता और 50% सीसा का भंडार राजस्थान में पाया जाता है। तो भारत में कितना? 92% जस्ता और 50% सीसा कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान राज्य में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीसा व जस्ता का प्रयोग देख लो कहाँ पर होता है, तो ये मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसके अयस्क की हम लोग बात करें तो गैलेना सीसा का अयस्क है, गैलेना के संदर्भ में बहुत बार प्रश्न बन के आया है। और जस्ता के अयस्क की बात करें तो ये है सफलेराइट और कैलेमीन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इनके अयस्क भी आप लोग पूरी तरीके से रट लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं कि ये जो सीसा और जस्ता है ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो राजस्थान में हम लोग देखें तो उदयपुर जिले में जो जावर की खान है, अभी जब हम लोग चांदी का अध्ययन कर रहे थे
तब वही वाली जो जाबर की खान है उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान के उदयपुर में जाबर की खान है और चित्तौड़गढ़ जिले में रामपुर आगूचा, ये भी बहुत फेमस क्षेत्र है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद देखो सिक्किम में कौन कौन है, भोटांग और पाचेर खानी, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। तो सिक्किम में सीसा जस्ता के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो है भोटांग और पाचेर खानी। अच्छा, एक चीज याद रखना कि सीसा के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो किसको, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित है, किसके उत्पादन हेतु, सीसा के उत्पादन हेतु, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम लोग बात करते हैं तांबा की। तो ये बात हो गई सीसा और जस्ता की। अब बात हम लोग करते हैं किसकी, तांबा की। अब देखो तांबा की हम लोग बात करें तो ये कहां पर पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है धारवाड़ और कुड़प्पा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में। तो आपको ये सारी चीजें भूल जानी है, रवेदार और कुछ भी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो तांबा है वो धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है या फिर उसमें पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो तांबा के प्रमुख अयस्क हैं, चिल्कोपायराइट क्वेश्चन बन चुका है, चिल्कोसाइट और बोनाइट। तो चिल्कोपायराइट के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये तीनों तांबा के प्रमुख अयस्क हैं। उसके बाद देखो तांबा से आप सभी को पता होगा कांस या फिर कांसा और पीतल बनाया जाता है, ठीक है। और भारत में पाषाण काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। जब आप पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें एक ताम्र पाषाण कालीन युग भी आता है जिसमें कि इसी तांबे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में तांबा पाया जाता है। चिल्कोपायराइट, चिल्कोसाइट और बोनाइट तांबा के प्रमुख अयस्क हैं और जो कांसा और पीतल होता है वो इसी तांबे से बनाया जाता है। ये मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। तो इनको बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है और भारत में पाषाण काल यानी कि पत्थर युग से ही इस तांबे का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कि आखिर ये जो तांबा है वो भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है वहाँ पर एक जगह है खेतड़ी, वहाँ पर तांबा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जगह है, ठीक है। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बन के आता है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो खेतड़ी में तांबे का उत्खनन है उसके लिए वहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को स्थापित किया गया है या फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा खेतड़ी में तांबे का उत्खनन किया जाता है। उत्खनन मतलब खनिजों को जमीन से निकालना, ठीक है। और देखो राजस्थान के अलवर जिले में एक जगह है खोदरीवा, वहाँ पर भी तांबा बड़ी मात्रा में मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो देखो बालाघाट जिले में जो मलाज खंड है वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ भी तांबा पाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये मलाज खंड वाली खान है ये तांबे की भारत में सबसे बड़ी खान है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बालाघाट जिले में मलाज खंड में जो खान है वो भारत में तांबे की सबसे बड़ी खान है। उसके बाद बात करें झारखंड में तो सिंह भूमि जिले में जो मौसावानी है वहाँ पर भी तांबा बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ की, सिक्किम की। सिक्किम की बात करें तो देखो इसको थोड़ा सा हटा दें। देखो सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो भोटांग, पाचेर खानी और रंगपो तीन जगह हैं जहाँ पर कि तांबा पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, कर्नाटक के हासन में और आंध्र प्रदेश के खम्मान में, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। तो इस तरीके के जो ये छोटे छोटे वाले क्षेत्र होते हैं ये भी कभी कभी आयोग पूछ लेता है जब उसे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो साधारण बच्चा ना दे पाए, तब वो इस तरीके की चीज़ें पूछता है कि जो बहुत छोटा क्षेत्र है जैसे आंध्र प्रदेश के खम्मान में, कर्नाटक के हासन में, ये सारी चीज़ें पूछता है।
अगर वो नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाएगा तो फिर ये जो मुख्य वाली जगह होती हैं इनको पूछता है, ठीक है। आगे तो इस तरीके से आपका खनिज संसाधन का प्रथम जो पार्ट था, पहला पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए। बाद बाकी जितने भी जो ये खनिज संसाधन वाले क्षेत्र हैं इनका बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मुख्यतः अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इनसे ही पूछे गए हैं। बाद बाकी जो भी आपके चाहे वो मिनरल डेटा हो चाहे वो एग्रीकल्चरल डेटा हो, उन सब का लेटेस्ट डाटा मैं आपको एग्जाम से पहले एक वीडियो के माध्यम से करा दूंगा, साथ में आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होना, नहीं तो आप मन में यही सोचते रहें कि मैंने ये बताया ही नहीं कि लोहा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है या फिर किस राज्य में इसका भंडार सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेटेस्ट डाटा के आधार पर एग्ज़ाम से थोड़ा पहले डिस्कस कर लेंगे, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रहें। तो फिर ठीक है, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।